नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। देश में पिछले 2 दिनों में 2,24,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने पर विश्व के कई नेताओं ने भारत को बधाई दी। असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग आज गुवाहाटी पहुंचेगा। ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष जून में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। और क्रिकेट में ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 149 रन बनाए। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और अन्य लोगों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत में यातायात की भीड़ कम करने, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम करके यात्रा का समय बचाने के हेतु से केंद्र और गुजरात सरकार ने शहरी परिवहन के लिए मूलभूत ढांचा खड़ा करने का निर्णय किया है। लोगों को सुरक्षित, तेज और पर्यावरण अनुकूल और सस्ती मास ट्रांजिट सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया था। 2 नए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट राज्य के तेजी से विकास कर रहे 2 शहरों को पर्यावरण अनुकूल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध कराएंगे। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का दूसरा चरण अहमदाबाद गांधीनगर को जोड़ने वाले पहले चरण का विस्तार है। पहले चरण का 40.03 किलोमीटर की कुल लंबाई के 6.5 किलोमीटर का हिस्सा मार्च 2019 से शुरू हो चुका है, जबकि बाकी के 33.5 किलोमीटर के हिस्से का काम अगस्त 2022 तक पूरा हो जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में 2 गलियारों के अंतर्गत लगभग 28 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 53 अरब 84 करोड़ रुपए है। दूसरे चरण का गलियारा मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक रहेगा। 22.8 किलोमीटर लंबा ये गलियारा पूरी तरह एलिवेटेड होगा। सूरत मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण में 2 गलियारे होंगे, जिनकी लंबाई लगभग 40 किलोमीटर होगी। पहला गलियारा 21.61 किलोमीटर और दूसरा गलियारा 18.74 किलोमीटर लंबा होगा। सूरत मेट्रो रेल परियोजना की कुल लागत 12,020 करोड़ रुपए है। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भूमि पूजन समारोह गांधीनगर में महात्मा मंदिर पर और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन डायमंड बोर्स ड्रीम सिटी पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के विभिन्न भागों से केवड़िया को जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रेलगाड़ियों से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा और सुगम हो जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केवड़िया देश में प्रमुख पर्यटन स्थल बनकर उभर रहा है। दुनिया भर से पर्यटक केवड़िया आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मुकाबले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने वालों की संख्या ज्यादा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं। अपने लोकार्पण के बाद करीब 50 लाख लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं। कोरोना में महीनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद अब एक बार फिर केवड़िया में आने वाले टूरिस्टों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, भविष्य में हर रोज 1 लाख तक लोग केवड़िया आने लगेंगे।
श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से केवड़िया के जनजातीय लोगों का जीवन भी बदलेगा। केवड़िया में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और पास के जनजातीय गांवों में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। ये कनेक्टिविटी सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी। ये रेल लाइन मां नर्मदा के तट पर बसे कर्नाली, पोइचा और गरुड़ेश्वर जैसे आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को भी कनेक्ट करेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेल ने खराब मौसम और कोविड महामारी को चुनौती देते हुए अपनी सभी परियोजनाओं को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि रेलवे का आधुनिकीकरण जारी है और सरकार रेलवे में नवीनतम तकनीक अपनाने पर ध्यान दे रही है। रेलवे के तेजी से आधुनिकीकरण का एक बड़ा कारण रेलवे मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता पर हमारा बल है। आज जब भारतीय रेल के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट मैन पावर और प्रोफेशनल्स भी बहुत जरूरी है। वडोदरा में भारत की पहली डीम्ड रेलवे यूनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे यही मकसद है। रेलवे के लिए इस प्रकार का उच्च संस्थान बनाने वाला भारत दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन 6 राज्यों में 553 सत्र आयोजित किए गए। इसके अंतर्गत 17,072 लाभार्थियों को टीके लगाए गए। अपर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने बताया कि 2 दिनों में कुल 2,24,301 लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ये विश्व में टीकाकरण की सबसे बड़ी संख्या है और ये ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस से भी अधिक है। आंध्र प्रदेश में 308 सेशन हुए, अरुणाचल में 14, कर्नाटका में 64, केरला में 1, मणिपुर में 1, तमिलनाडु में 165। इस प्रकार 553 सत्र कोविड वैक्सीनेशन के लिए इन 6 राज्यों में संचालित किए गए। जो टीकाकरण हुआ है कोविड वैक्सीन का, उसमें इन 553 सत्रों में 17,072 बेनिफिशियरीज को टीका लगाया गया है और ये फिगर्स प्रोविजनल हैं। इस प्रकार 2,24,301 बेनिफिशियरीज को टीका लगाया जा चुका है। डॉक्टर अगनानी ने बताया कि इन 2 दिनों में टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव के 447 मामले सामने आए। कोविड के टीकाकरण से संबंधित 447 AFIs रिपोर्ट हुई हैं और उनमें से केवल 3 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उन 3 में से भी एक जो नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती हुए थे उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसी प्रकार दूसरे जो हमारे एम्स दिल्ली में भर्ती हुए थे उन्हें भी डिस्चार्ज किया जा चुका है और एक जो तीसरे एम्स ऋषिकेश में है वो हैं अस्पताल में और उनकी स्थिति अच्छी है, बेहतर है। बिहार में आज से कोविड टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। राज्य में हर सप्ताह 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को टीके लगाए जाएंगे। इस महीने की 16 तारीख को टीकाकरण अभियान के पहले दिन 18,122 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए थे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों से अपील की है कि वे टीका लगवाने के बाद भी सभी सावधानियां बरतें। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरह के प्रतिकूल असर पर नियंत्रण रखा जा सके। ओडिशा में टीकाकरण अभियान आज से फिर शुरू हो रहा है। शनिवार को देश भर में शुरू हुए टीकाकरण अभियान के दौरान राज्य में 13,980 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए थे। राज्य सरकार ने पहले चरण के दौरान एक सप्ताह में लगभग 1,92,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान आज से और अधिक केंद्रों में चलाया जाएगा। बंगलुरु में कल एक प्राइवेट अस्पताल में टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी के बाद उन्होंने कहा कि लोगों को टीके पर भरोसा होना चाहिए। कर्नाटक में निजी अस्पतालों में कल दूसरे दिन टीकाकरण अभियान चलाया गया। बेंगलुरु में 3,223 और उडुपी में 40 अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं का टीकाकरण किया गया। कर्नाटक में सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण अभियान आज से फिर आयोजित होगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि राज्य में टीकाकरण के बाद किसी भी तरह के प्रतिकूल प्रभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरा टीका लगने के 10 दिन बाद शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। तब तक प्रत्येक व्यक्ति को कोविड दिशा निर्देशों का ठीक से
से पालन करना चाहिए। इस बीच कर्नाटक में कल 745 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, 855 लोग ठीक हुए और 4 लोगों की मौत हुई है। वर्तमान में 8,580 मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बेंगलुरु से आर मूर्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से बलबीर सिंह गुलाटी। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद विभिन्न देशों के नेताओं से भारत को बधाई संदेश मिल रहे हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष ने कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को बधाई दी। श्री राजपक्ष ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि अब विनाशकारी महामारी का अंत निकट है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री स्वालेह ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत कोविड के संकट को समाप्त करने के प्रयास में सफल होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन में भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत पहले से ही विश्व के 50% से अधिक टीकों का आपूर्ति करता है और ब्रिटेन और भारत ने महामारी के दौरान मिलकर काम किया है। भूटान के प्रधानमंत्री लोते त्शेरिंग और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्वाली ने भी श्री मोदी और भारत के लोगों को कोविड टीकाकरण अभियान की ऐतिहासिक शुरुआत के लिए बधाई दी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.58% हो गई है। अब तक 1,01,96,885 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण के 15,144 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमण की चपेट में आए लोगों की संख्या बढ़कर 1,05,57,900 को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,52,274 हो गई है। देश में इस समय कोविड के 2,08,826 मरीज हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुंबई स्थित केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में खेड़ा रोड की पोल्ट्री में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश के पन्ना, सांची, रायसेन और बालाघाट में कौवों में तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में पक्षियों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। मंत्रालय ने कहा है कि उत्तराखंड के हरिद्वार और लैंसडाउन वन क्षेत्र में कौवों के नमूनों में भी बर्ड फ्लू पाया गया। इसके अलावा दिल्ली के रोहिणी में बगुले का नमूना भी पॉजिटिव पाया गया। महाराष्ट्र में केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन सहित बर्ड फ्लू से प्रभावित सभी केंद्रों की पोल्ट्री में पक्षियों को नष्ट करने का काम जारी है। मध्य प्रदेश में त्वरित कार्रवाई बल के दल तैनात कर दिए गए हैं और हरियाणा के पोल्ट्री केंद्रों में पक्षियों के निस्तारण का काम जारी है। देश के प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखने के लिए गठित केंद्रीय दल इन स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं और महामारी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। देश में पिछले 2 दिनों में 2,24,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने पर विश्व के कई नेताओं ने भारत को बधाई दी। असम में विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग आज गुवाहाटी पहुंचेगा। ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष जून में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और क्रिकेट में ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 149 रन बनाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की अध्यक्षता में पूर्ण निर्वाचन आयोग असम में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए आज 3 दिन की यात्रा पर गुवाहाटी जाएगा। असम के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि आयोग का दल विधानसभा चुनाव की तारीख तय करने के लिए अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। आयोग के सदस्य मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी विचार विमर्श करेंगे। असम में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा जो चाहें मांग सकते हैं। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में श्री तोमर ने
विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील की कि वे कल अगले दौर की बैठक में कृषि कानून के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। कृषि मंत्री का ये बयान शुक्रवार को किसानों और सरकार के बीच हुई 9वें दौर की बैठक के बाद आया है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार मंडियों, व्यापारियों के पंजीकरण और अन्य मुद्दों से जुड़ी किसानों की चिंताओं का समाधान करने के लिए तैयार है। इस बारे में किसान संगठनों को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ पराली जलाने और बिजली के मुद्दों पर भी बात करने को तैयार है, लेकिन किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद से 79 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है। इसके लिए सरकार ने किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा नीति के आधार पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। इस मौसम में अभी तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से 564 लाख टन से अधिक धान की खरीद की गई। सरकार ने अपनी प्रमुख एजेंसियों के माध्यम से 2,96,000 टन से अधिक मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की भी खरीद की। इससे 1,59,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। दिल्ली में केवल 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज से स्कूल खुल रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूल कोविड महामारी से बचने के लिए पिछले वर्ष मार्च से बंद कर दिए गए थे। 10 महीनों बाद ये पहली बार होगा जब विद्यार्थी अपने अपने स्कूल फिर जाएंगे। इससे पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं और प्रैक्टिकल को देखते हुए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अभिभावकों की सहमति के बाद स्कूल आ सकते हैं। उन्होंने स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कक्षाओं को सैनिटाइज करने, मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित कोविड से संबंधित सभी मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। राजस्थान में भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से खुल रहे हैं। देश में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में होगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले सप्ताह 534 किलोमीटर लंबे राजमार्गों का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया है। मंत्रालय का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में 8,169 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। इसकी रफ्तार लगभग 28.16 किलोमीटर प्रतिदिन है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 7,573 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया। मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि साल 31 मार्च तक 11,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हाल में लागू इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ से वरिष्ठ नागरिकों का जीवन आसान हो जाएगा। डॉक्टर सिंह ने मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि पेंशन विभाग को अक्सर वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतें मिलती थीं कि उनकी पेंशन भुगतान आदेश की मूल प्रतियां गायब हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में पेंशन भोगियों, विशेष रूप से वृद्ध पेंशन भोगियों को काफी मुश्किलें होती थीं। डॉक्टर सिंह ने पेंशन विभाग के उन अधिकारियों को बधाई दी जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर को सफलतापूर्वक शुरू किया। ये प्रणाली कई पेंशन भोगियों के लिए वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण पेंशन भोगियों को हो रही कठिनाइयों के मद्देनजर पूरी प्रक्रिया
तय समय सीमा से बहुत पहले पूरी हो गई थी। गोवा में चल रहे भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में लोगों की व्यापक भागीदारी देखने को मिली है। इसका आयोजन इस बार मिश्रित फॉर्मेट में किया गया है, जो इस महीने की 24 तारीख को संपन्न होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज कई प्रमुख फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। बेहतरीन फिल्में हमेशा सभी मानवीय पहलुओं को प्रदर्शित करती हैं और ये दिल को छू जाती हैं। ऐसी सभी फिल्में सीमाओं से परे होती हैं और लोगों के मन मस्तिष्क में असर करती हैं। इस तरह की एक फिल्म है रूपसा नोदिरबोनके, जो राजनीतिक नेता के जीवन संघर्ष को चित्रित करती है। कंटेंट फोकस अनुभाग के लिए कल विश्व प्रीमियर के रूप में इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया। फिल्मोत्सव में कल विभिन्न खंडों का उद्घाटन किया गया, जिनमें भारतीय पैनोरमा और सत्यजीत रे विशेष खंड शामिल थे। इफ्फी का आज तीसरा दिन है और पूरे उत्साह के साथ विभिन्न वर्गों में फिल्मों का प्रदर्शन जारी रहेगा। इवान पासर, सुशांत सिंह राजपूत और बासु चटर्जी जैसी दिग्गज फिल्मी हस्तियों की फिल्मों की स्क्रीनिंग के जरिए आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। पणजी गोवा से मुकेश थली और तुषार जाधव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। बांग्लादेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक उपायों की घोषणा की है। कल राजधानी ढाका में 2019 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये जानकारी दी। हमारे ढाका संवाददाता ने खबर दी है कि बांग्लादेश में सिनेमा हॉल और सिनेप्लेक्सेस के निर्माण के लिए रियायती दरों पर धन उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक कोष की स्थापना की गई है। ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये बैठक इस वर्ष जून में होगी। ब्रिटेन के उच्चायोग ने एक बयान में कहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी G7 शिखर बैठक से पहले भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। इससे पहले श्री जॉनसन ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस की स्थिति के कारण भारत की यात्रा रद्द कर दी थी। G7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। जो एक मात्र ऐसा मंच है जहां विश्व के सबसे अधिक प्रभावशाली, विकसित और महत्वपूर्ण देश एकत्रित होते हैं और विभिन्न विषयों पर गंभीर चर्चा करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन इस अवसर का उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं से कोरोना वायरस के बाद स्थिति को बेहतर करने और भविष्य को अधिक समृद्ध बनाने के बारे में विचार विमर्श के लिए करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने लोगों से अपने प्रेरक सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कार्यक्रम में उनसे कुछ विचारों पर चर्चा भी करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त होने के बाद प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव दे सकते हैं। सूडान में पश्चिम डारफुर के अशांत क्षेत्र में जनजातीय हिंसा में मृतकों की संख्या 83 हो गई है। कल हिंसा की छिटपुट घटनाएं होती रहीं। इन घटनाओं में 160 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें सैनिक भी शामिल हैं। पश्चिम डारफुर की राजधानी अल जेनिना में शनिवार को संघर्ष हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पूरे राज्य में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोग ने जांच के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजा है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना और अफ्रीकी संघ ने 13 वर्ष बाद सूडान को सुरक्षा जिम्मेदारी सौंप दी थी। इसके 3 से भी कम हफ्तों के बाद हिंसक घटनाएं शुरू हुई। उत्तर भारत के कुछ भाग तेज शीतलहर की चपेट में रहे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल रात से कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि कल रात पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहा, जबकि पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और मेघालय में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। एक रिपोर्ट।
दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5.7 रिकॉर्ड किया गया। हवा की दिशा में बदलाव के कारण अगले 2 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। कश्मीर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जबकि घाटी में न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। देश के अन्य भागों के मौसम पर नजर डालें तो मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहाँ न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में तापमान 21 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। यहाँ तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे और 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के अनुमान हैं। मुजफ्फराबाद में तापमान 4 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। ब्रिस्बेन में भारत के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 154 रन बना लिए हैं और उसकी कुल बढ़त 187 रन हो गई है। इससे पहले कल भारतीय टीम पहली पारी में 336 रन पर आउट हुई। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 33 रन की बढ़त मिली। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 369 रन बनाए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अभी अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद विमलेंदु। टीकाकरण अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, हमारे टीके सबसे सुरक्षित। देश में 2 दिन में 2,24,000 से अधिक लोगों को टीके लगे। इनमें सिर्फ 0.2% में दिखे मामूली साइड इफेक्ट्स। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, पहले दिन टीकाकरण में भारत दुनिया में अव्वल। नवभारत टाइम्स का कहना है, टीका लगने के बाद केवल 3 लोगों को देना पड़ा इलाज। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हवाले से हिंदुस्तान लिखता है, जून तक 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण। अग्रिम मोर्चे पर तैनात सभी लोगों को फरवरी तक टीका लगेगा। नए कृषि कानूनों पर सरकार और कुछ किसान संगठनों के बीच गतिरोध पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय सहारा लिखता है, कानूनों का विकल्प दें किसान, कल की वार्ता में छोड़े हठधर्मिता। उधर जनसत्ता का कहना है, कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की पहली बैठक कल। कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं और किसान प्रदर्शन पर सर्वोच्च न्यायालय आज करेगा सुनवाई। दैनिक जागरण की खबर है, चीन को चुनौती देकर अमेरिका ने तिब्बत पर बनाया कानून। टीपीएसए अधिनियम बनाकर तिब्बत में चीन के उत्पीड़न को रोकने की शुरुआत की। राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर है, चीन का इंस्टेंट लोन वायरस हमारी बैंकिंग साइबर सुरक्षा में सेंध। कोरोना काल में फैला तुरंत कर्ज का जाल, चीन की ऐप आधारित कंपनियों की घुसपैठ। उधर अमर उजाला की सुर्खी है, साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का खुलासा, 14 गिरफ्तार। मिनटों में खाता खोलकर लाखों रुपए जमा करते और सेकंडों में निकाल लेते थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। देश में पिछले 2 दिनों में 2,24,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने पर विश्व के कई नेताओं ने भारत को बधाई दी। असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग आज गुवाहाटी पहुंचेगा। और ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष जून में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।